हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम सामान्य ज्ञान का पार्ट 10 पढ़ते हैं, जिसमें वन लाइनर सभी सब्जेक्टों से हमने आपको क्या किया, प्रदर्शित किया है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। कहा जाता है राज्य सरकार का कानूनी सलाह कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। दूसरा क्वेश्चन है संघ की मंत्री परिषद, केंद्र सरकार अर्थात संघ की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह दोस्त होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, 1966 में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की हुई। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को प्रारंभ किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा स्थल, वह कौन सा जगह है जहां पर सबसे पहले नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो वह है राजस्थान का नागौर जिला। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 358 अर्थात ये कहा जाता है कि आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या किया गया है? आपातकाल का उल्लेख किया गया है या विवरण उसमें दिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, जैसे आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसका उल्लेख 352 में होता है। एक है राज्यों में संवैधानिक विफलता है जिसका उल्लेख 356 में किया जाता है। एक वित्तीय आपातकाल है जिसका उल्लेख 360 में किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो अभी भारत में 3 बार लगा है और राज्य में संवैधानिक विफलता कई बार लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने बना रखा है कि आपातकाल के समय, सुनिए, आपातकाल के समय जो है मूल अधिकार का वह कौन सा अनुच्छेद है जो स्वयं क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 में जितने भी बातें उल्लेखित की गई है वह क्या होता है, आपातकाल के समय सब क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, इसका उल्लेख अर्थात निष्क्रिय का उल्लेख कहाँ है? 19 में तो आपको वर्णन दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 19 कहाँ पर क्या किया गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि आपातकाल के समय निलंबित हो जाएगा। तो क्या है, अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का क्या किया जाता है, निलंबन हो जाता है अर्थात निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारत में पहली बार पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1902 में की गई। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया। अब है कि तिलक ऐसे व्यक्ति थे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कहा जाए कि भारतीय राजनीति में बहुत ही ये उत्तेजित थे। इन्होंने हमेशा क्या करते थे, उग्रवादी भाषा बोलते थे, उदारवादियों के प्रति हमेशा कटाक्ष बोला करते थे। तो इसलिए इन्हें कहा गया है कि भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा गया, तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब क्या अगला क्वेश्चन है जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस
कब मनाई जाती है या कब इन्होंने घोषणा किया था? तो 16 अगस्त 1946 को क्या किया था? उन्होंने घोषणा किया था। क्यों किया था? क्योंकि यह पाकिस्तान की मांग चाहते थे, पाकिस्तान देश की मांग चाहते, इसलिए मुस्लिम लीग से अलग होकर सीधी कार्रवाई अर्थात प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दिया था, घोषणा किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सीधी कार्रवाई बस मिलाने के लिए था, सीधी कार्रवाई किसकी है? तो जिन्ना की है। कब किया था? तो 16 अगस्त 1946 को किया था। अगला क्वेश्चन है असेंबली। दिल्ली के असेंबली में बम किसने फेंका था? दिल्ली के असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? बम फेंका था। अगला है कर्नल वायली। कर्नल वायली एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, इनकी हत्या लंदन में मदन लाल धिंगरा ने किया था। कर्नल वायली की हत्या लंदन में मदन लाल धिंगरा ने किया था। अगला क्वेश्चन है आदिवासी। भारत में जो जनजाति हैं उन्हें पहले आदिवासी कहा जाता था और इन आदिवासियों को सर्वप्रथम किसने जनजाति शब्द कहकर पूरा पुकारा था? तो ये क्वेश्चन पूछता है किसने कहा था? तो ठक्कर बापा ने कहा था कि आदिवासियों को सर्वप्रथम जनजाति शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? तो ठक्कर बापा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से हमने लिया है कि 1024 किलोबाइट 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अर्थात ये भी उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट होता है? तो क्या है? 1024 किलोबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो बिट को कहा जाता है। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है। मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को टेराबाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 एमएम होता है। कभी कभी ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दे देगा 120 से 80 या 80 से 120 या 80 से 140 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन क्या होता है कि 120 से 80 एमएम होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई लोग उल्टा लगा के आ जाते हैं कि कभी 80 से 120 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है 120 से 80 एमएम होता है। अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाने पर, जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो मनुष्य का रक्तचाप क्या सामान्य रहता है या बढ़ जाता है या घट जाता है या चौथा ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं। तो मित्र क्या होगा, जब आप देखते हैं, आप दौड़कर देखिए आपकी क्या हार्ट बीट बढ़ जाती है, अर्थात क्या होता था रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा, हड्डी के अंदर जो मांस होती है। कभी कभी आप मुर्गा खाते हैं, मुर्गा का जब रस खींचते हैं तो उसके उसी को मज्जा कहते हैं। उसी मज्जे में क्या बनता है? लाल रक्त कणिका, अर्थात लाल रक्त कणिका का यानी लाल रंग का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। जब आपकी अस्थिमज्जा खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? खून बनना बंद हो रहा है। तो अलग से आपको क्या करेंगे? अलग से आपको कुछ दिन तक, कुछ समय तक जिलाने के लिए अलग से आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा? ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग, जो आपका रक्त है उसमें लाल रंग का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मित्र क्या होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा लाल रक्त का निर्माण। तो अगला है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं यानी किससे संबंधित है? तो सब्जियों और फलों से सुनहरी क्रांति संबंधित। अगला है वायुमंडल, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन होती है? तो वायुमंडल 5 प्रकार की होती है। एक है पहला क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बहिर्मंडल और क्या इस तरीके से करके 5 मंडल होते हैं।
तो आप क्या देखें, यानी वायुमंडल में सबसे निचली मंडल कौन होती है, तो क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी सरफेस पृथ्वी के ऊपर और वायुमंडल के सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। अगला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है और यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। क्या है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता और है भी, आज भी है। अगला है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, एकांकागुआ। एकांकागुआ क्या है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। देखिए पृथ्वी के ग्लोब पर अर्थात ग्लोब पर खगोल शास्त्रियों द्वारा मुख्य 3 अक्षांश खींचे गए हैं। वैसे है तो 180, लेकिन मुख्य रूप से 3 होती है। एक भूमध्य रेखा होती है, एक ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। अब सूर्य इन्हीं रेखाओं के बीच में क्या करता है, साल भर में वो हमेशा क्या करता है, नीचे ऊपर ओवरलैपिंग करता अर्थात टहलता। तो कैसे है, देखिए कर्क रेखा पर पहले आप देखिए भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है 2 बार चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है 2 बार चमकता है। एक है 21 मार्च को, दूसरा है 23 सितंबर को। भूमध्य रेखा पर क्या करता है, 2 यानी साल में 2 बार चमकता है। फिर उसके बाद क्या करता है, कर्क रेखा पर जाता है, नीचे फिर क्या करता है, मकर रेखा पर जाता है। अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने जाने का जो सिस्टम है 1 वर्ष में होता है, 12 माह में होता है। तो वो क्या होता है, जब 12 माह में दोनों होगा तो क्या होगा, 2 बार भूमध्य रेखा पर काटेगा। तो वही हमने दिया है, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को चमकता है। अब देखिए 22 दिसंबर को तो क्या कर्क रेखा और मकर रेखा पर चमक रहा है। अब देखिए भूमध्य रेखा पर क्या है, मार्च 1 बार चमकता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या करता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है। अब जब क्या है, मार्च को जब चमकता है तो मार्च से क्या करता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, कर्क रेखा की तरफ पड़ता है। तो 21 जून को वहां पड़ता है, 21 जून को कर्क रेखा पहुंचा। फिर कर्क रेखा से सूर्य दक्षिणायन की तरफ आता है तो सितंबर में फिर भूमध्य रेखा पर आता है 23 सितंबर को। फिर 23 सितंबर से भूमध्य रेखा से फिर दक्षिण चलता है तो पहुंचता है, क्या नाम है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचता है। तो ये कभी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को चमकता है। और कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। आगे चलते हैं कि अब जनगणना से कुछ संबंधित है कि 2001 के अनुसार भारत की जनगणना हुई थी, 2001 नहीं है मित्र, 2001 और 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी। तो ये 10 की वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 की वृद्धि कितनी हुई, तो हमने दिया है कि 2011 के अनुसार भारत की जनगणना की 10 की वृद्धि पूछता है और वार्षिक वृद्धि पूछता है। तो 10 की वृद्धि कितना होती है, 17.7% है और वार्षिक वृद्धि 1.64% होती है। अब अभी क्या है, अब फिर क्या है, अब 2021 चल रहा है तो 10 साल के बाद ये नया डाटा आएगा। तो नए डाटे में हम क्या करेंगे, आपको ये बदलाव कर देंगे कि 10 साल के बाद 10 की वृद्धि कितनी होती है, वार्षिक वृद्धि कितनी होती है। और आगे चलें कि 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक कहा गया। क्यों कहा गया, क्यों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि 1921 किस वर्ष को महान विभाजक, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा गया, तो 1921 को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि 1921 के पहले जनसंख्या घटती थी और बढ़ती थी, वो कोई कांस्टेंट नहीं था। लेकिन
1921 के बाद मित्र क्या होता है कि जनसंख्या में, भारतीय जनसंख्या में भारी क्या होगा, बढ़ोतरी चली जाती है, बढ़ोतरी रहती है, अर्थात कभी घटी नहीं। इसलिए कहा गया है कि महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा गया। दोस्त आज यहीं तक, और हमारे इस चैनल को देखने के बाद आप देखिए और पढ़िए। पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो क्या करें, मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यही आपसे सुरेश सर उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।